एक कोका प्लांट है जो अपने यहाँ नहीं होता, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में होता है, उससे कोकीन बनती है और उसके डेरिवेटिव बनते हैं। सिंथेटिक ड्रग क्या होता है? केमिकल बेस्ड लैब में कहीं बनाते हैं या फैक्ट्रीज में बनाते हैं, उनका प्लांट का ओरिजिन नहीं है, उनको सिंथेटिक ड्रग बोलते हैं। NDPS एक्ट जो 1985 है उसके मुताबिक उनकी क्वांटिटी जितनी सीजर होती है उसके हिसाब से पनिशमेंट को डिफ्रेंशिएट किया गया, सो दैट स्मॉल क्वांटिटी वाला और लार्ज स्मगलर को एक ही तरह का पनिशमेंट मीट आउट ना हो। कोई अगर कमर्शियल क्वांटिटी के ड्रग के साथ पकड़ा गया और अगर वो दोष साबित हो गया तो कम से कम 10 साल कम से कम 10 तो होगी और 1 लाख जुर्माना होगा कम से कम। तो इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई बेल का प्रावधान है? नहीं, इसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पैरोल मिल जाती है अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है मीट आउट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। आजकल बहुत चालाक हो गए अपराधी, वो छोटी क्वांटिटी में डील कर रहे हैं ताकि उन्हें कमर्शियल क्वांटिटी में बेल लेना मुश्किल होता है, तो वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में उनको जल्दी बेल मिल जाती है। किसी इनोसेंट को इसमें ना फंसा दिया जाए तो क्या प्रोटेक्शन है? पहले आधार तो उसका कि उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उसी से क्लियर हो जाता है कि वो इनोसेंट तो नहीं है, उसके खिलाफ है। अगर वो बहरा हो तो कैसे समझाए? तो आपको फिर इंटरप्रेटर मंगाना पड़ेगा, साइन लैंग्वेज वाला। सर ऐसे अगर कोई नाइजीरियन आ गया, फॉरेनर आ गया, तो आपको इंटरप्रेटर उसके लिए बुलाना पड़ेगा। आप किसी कंपनी ऑन करते हैं जिसमें डायरेक्टर हैं और भी दूसरे डायरेक्टर हैं, वो भी आ जाते हैं एसोसिएट में, उनकी संपत्तियों की भी जांच हो सकती है। तो पुलिस को जैसे कि ए के पास से, जी सर, वो NDPS का मुलजिम है और उसके पास जो प्रॉपर्टी है सो है, पर उसका कोई एसोसिएट है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है, जी सर, उसका कोई सोर्स वो नहीं बता पा रहा है। जी सर, तो उस केस में हम प्रिज्यूम करेंगे कि ये उसी का पैसा पार्क किए बैठा। बिल्कुल सर, यही इसीलिए बनाया गया ये प्रावधान। ये साबित करने को किसको साबित करना है कि प्रॉपर्टी मतलब ड्रग की कमाई है या नहीं है? ये साबित ओनस उसके ऊपर। बड़ा सख्त कानून, बड़ा सख्त कानून। प्रॉपर्टी विच इज कैन बी सीज, उसको सीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर जैसे अकाउंट है तो उसको हम फिजिकली सीज नहीं कर सकते, उसके लिए फ्रीजिंग ऑर्डर कह देते हैं। ग्राउंड जीरो डायलॉग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यहाँ पर हैं, श्री महिपाल जी। इनका इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है कि ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है उसके बारे में जो कानूनी प्रावधान है, तो उनको लागू होते इन्होंने बारीकी से देखा है और ये एजेंसीज़ को एडवाइस करते हैं कि कैसे दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको कानूनी तौर पर पुख्ता किया जाए। तो आपके इस योगदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और आपका हम स्वागत भी करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना मान सम्मान दिया, आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा सीखने को मिला, आपकी लीडरशिप में और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिली। बहुत अच्छा। हम यहाँ से शुरू करें कि ये जो नारकोटिक्स का जो कानून है, जी सर, तो इसके अगर हम कहें कि मूल में क्या है? मूल में बेसिकली नारकोटिक, NDPS एक्ट को अगर हम देखें, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, देयर आर 2 टाइप ऑफ, मतलब 2 तरह के सब्सटेंस है, एक नारकोटिक्स है, एक साइकोट्रोपिक है। दोनों ही नशे से संबंधित हैं, उनका इफेक्ट अलग अलग होता है। नारकोटिक ज़्यादातर स्लीप इंड्यूसिंग, पेन रिलीविंग है। अच्छा। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है वो बेसिकली जो आपको आभास करवाते हैं किसी दूसरी दुनिया का, हेलुसिनेशन टाइप के ड्रग हैं। जी जी। जो आपको मतलब एक जो नारकोटिक्स है वो आप सेडेटिव है, मोस्टली सेडेटिव और पेन किलर। जी जी। ये हेलुसिनेशन, ये तो एक ब्रॉडर इन दोनों की डेफिनेशन। जो इनके अफेक्ट, बॉडी इफेक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, लीगल टर्म में इनकी डेफिनेशन देखें तो जो नारकोटिक्स ड्रग्स में कवर होते हैं, जो नेचुरल 3 प्लांट हैं। एक कोका प्लांट है जो अपने यहाँ नहीं होता, वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में होता है, उससे कोकीन बनती है और उसके डेरिवेटिव बनते हैं। हमारे यहाँ इस साउथ एशिया में और इंडिया में 2 तरह के प्लांट हैं। एक ओपियम प्लांट है जिससे ओपियम बनती है, पॉपी स्ट्रा। उस ओपियम प्लांट की जो फूल को, फ्लावर को छोड़ के बाकी जो पत्ते टहनियाँ, वो पॉपी स्ट्रा है। जो फूल है वो उससे
उसका जो मिल्क है वो ओपियम है, और उसी ओपियम को अब रिफाइन कर देते हैं तो उसके डेरिवेटिव हीरोइन वगैरह बन जाते हैं। एक और प्लांट जो है हमारे यहाँ वो है कैनाबिस प्लांट का, जो बहुत ज़्यादा हर सड़कों पे कहीं भी वाइल्ड ग्रोथ है जिसकी, वो बेसिकली उसका जो फ्लावरिंग पार्ट है वही पनिशेबल है, वो गांजा होता है। उस गांजे को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो चरस हो जाती है। एज ए प्लांट विदाउट फ्लावर वो नहीं कवर होता है एनडीपीएस में, बट जो फ्लावर के साथ है या फ्लावर को तोड़ के प्रोसेस करते हैं तो गांजा या चरस में वो कवर हो जाता है। ये सिंथेटिक ड्रग क्या होता है? सिंथेटिक ड्रग वही मैं बात कर रहा हूँ सर, ये तीन प्लांट से ये तो हो गए नेचुरल ड्रग, और इनके डेरिवेटिव भी नेचुरल और सेमी सिंथेटिक कह सकते हैं कि कुछ केमिकल मिला देते हैं। कुछ 3 कैटेगरी हैं। एक तो नेचुरल ड्रग हो गई जो मैंने तीनों प्लांट्स बताए, इनके जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, इनको अगर हम और सिंथेसाइज करते हैं कुछ केमिकल मिला के, वो सेमी सिंथेटिक होते हैं। जैसे अब ओपियम में हम एनाहाइड्रिन एक कंट्रोल सब्सटेंस मिला देते हैं तो हीरोइन बन जाती है। तो हीरोइन इज मिक्सचर ऑफ बेसिकली नेचुरल एंड सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। जो सिंथेटिक है वो प्योरली वो प्लांट बेस्ड उनका मटेरियल नहीं है, वो केमिकल बेस्ड लैब में कहीं बनाते हैं या फैक्ट्रीज में बनाते हैं, उनका प्लांट का ओरिजिन नहीं है, उनको सिंथेटिक ड्रग बोलते हैं। ये चीज़ है। एक ये बताएं कि डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स है जो सीजर होता है, तो उसमें कानून क्या कहता है? एनडीपीएस एक्ट जो 1985 है उसके मुताबिक इनिशियली तो नहीं, 2001 में अमेंडमेंट के बाद उसमें उनकी क्वांटिटी जितनी सीजर होती है उसके हिसाब से पनिशमेंट को डिफरेंशिएट किया गया है, सो दैट स्मॉल क्वांटिटी वाला और लार्ज स्मगलर को एक ही तरह का पनिशमेंट मीट आउट ना हो। जी जी। एडिक्ट को अलग कैटेगरी में रखा गया है, जो स्मगलर है उनके लिए स्टूडेंट्स प्रोविज़न किए गए हैं। उसके लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ड्रग्स जो रिकवरीज फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी: स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी एंड कमर्शियल क्वांटिटी। एवरी ड्रग जो भी ड्रग बैन है एनडीपीएस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि ये सब बैन है, उनको एक नोटिफिकेशन के जरिए गवर्नमेंट ने ये भी बता रखा है कि इनकी यूनियन ऑफ इंडिया ने कि इनकी क्वांटिटी इतनी स्मॉल क्वांटिटी में काउंट होगी, इतनी इंटरमीडिएट में होगी, इतनी कमर्शियल में होगी। तो कमर्शियल को कमर्शियल क्यों बोलते हैं? कमर्शियल क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उसका पर्पस बिहाइंड मनी मेकिंग एक बिजनेस है, वो कॉमर्स करना, उसकी आड़ में आप पैसा कमा रहे हो लोगों की जिंदगियों से खेलते हुए, जो मगरमच्छ है उस लेवल का। और उसीलिए जो कमर्शियल क्वांटिटी का पनिशमेंट है उसमें मिनिमम 10 ईयर्स रखा हुआ है। अच्छा, कोई किसी भी ड्रग की कोई अगर कमर्शियल क्वांटिटी के ड्रग के साथ पकड़ा गया और अगर वो दोष साबित हो गया तो कम से कम 10 साल कम से कम 10 तो होगी और 1 लाख जुर्माना होगा कम से कम, और मैक्सिमम 20 ईयर्स भी हो सकती है। ये तो बहुत, और जुर्माना भी 2 लाख हो सकता है। तो कानून तो बहुत ही सख्त इस बारे में, बहुत सख्त अच्छा कानून बनाया, स्ट्रिंजेंट कानून बनाया हुआ है। और जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है उसमें अप टू 10 ईयर्स हो सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन वो लोअर साइड है तो लेस पनिशमेंट। मेरा सोच ये है कि ये उतने बड़े नहीं हैं बट छोटे भी नहीं हैं। छोटे भी नहीं। जी जी। और स्मॉल का मतलब ये हुआ कि जो लोग प्राइमरीली कंज्यूमर हैं। अब प्राइमरीली जी, ऑफ कोर्स आजकल लोग मोडस ऑपरेंडी स्मगलर उनको स्मॉल क्वांटिटियों में भी बांट के भी ऑपरेट कर रहे हैं, बट अगर वो कमर्शियल एंगल नहीं है तो स्मॉल क्वांटिटी बेसिकली एडिक्ट्स। लेकिन एक जो इधर आया है कि कमर्शियल क्वांटिटी के साथ ना पकड़े जाएं लेकिन उनका काम भी चलता रहे, तो अपना छोटे छोटे क्वांटिटी में वो आमद रफत करते हैं, तो उसको पिट एनडीपीएस एक्ट की तरफ से डील किया जा रहा है। तो ये बताएं पिट एनडीपीएस होता क्या है? जैसे मैंने बताया कि एनडीपीएस एक्ट 1985 है, इसके बाद 1988 में एक और एक्ट जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन इन इलीगल ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, पिट एनडीपीएस शॉर्ट 1988। बेस एक्ट 85 का है और पिट एनडीपीएस 1988 का है। उसका पर्पस ये है कि जो स्मगलर हैं जो इस काम में रिपीटेडली इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी को एक केस है उसको सज़ा होगी, वो उसने बाद में छोड़ दिया, वहाँ तक तो सोसाइटी और समाज उसको रिफॉर्मेशन का मौका देता है। लेकिन अगर कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है, वो इसी काम में लगा हुआ है, जो इसके जरिए कमाई कर रहा है, तो उसके लिए ये एक्ट पास किया गया था कि उसको बिना ट्रायल के
उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है आप मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। 1 ईयर तक। तो इसका जो है प्रक्रिया क्या है, कैसे इसको करते हैं? इसकी प्रक्रिया है कि स्पॉन्सरिंग एजेंसी स्टेट में स्टेट पुलिस है, सेंटर में एनसीबी, कस्टम्स, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं जिनको भी एनडीपीएस एक्ट में पावर है इन्वेस्टिगेशन सर्च सीजर की, सेंटर की एजेंसी, और स्टेट में बेसिकली स्टेट पुलिस ही करती है। तो स्टेट पुलिस से जो अगर हम माने डिस्ट्रिक्ट से जिससे डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एक केस तैयार करेगा कि ये पर्टिकुलर बंदा रिपीटेड ऑफेंस कर रहा है, उनकी डिटेल्स देंगे कि भी इसके खिलाफ ये पहले मुकदमे था, बेल पे आया, फिर इसने फिर ये दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ, फिर इन्वॉल्व हुआ, या दो से ज़्यादा कम से कम केस हों जिसके बाद वो एक प्रपोजल बना के भेजते हैं, विच इज़ बीइंग जो सिक्योरिटाइज होता है पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक फिर उसको होम डिपार्टमेंट भेजते हैं। होम डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ने एक डिटेनिंग अथॉरिटी बनाई हुई है होम डिपार्ट के अंदर, वो होम सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी होम भी हो सकते हैं। तो इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई बेल का प्रावधान है? नहीं, इसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पैरोल मिल जाती है अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है मीट आउट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो पैरोल का प्रावधान उसमें है, लेकिन बेल का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन मतलब कितना सख्त कानून है कि अगर आप रंगे हाथ नहीं भी पकड़े गए फिर भी आप सेफ नहीं हैं। अगर आप कलाकारी कर रहे हैं कि कमर्शियल क्वांटिटी से बचने के लिए छोटे क्वांटिटी में ट्रैफिक कर रहे हैं, तब भी आपको लपेटा जा सकता है। एब्सोल्युटली राइट सर, ये बहुत ज़रूरी भी था। आजकल बहुत चालाक हो गए अपराधी, वो छोटी क्वांटिटी में डील कर रहे हैं ताकि उन्हें कमर्शियल क्वांटिटी में बेल लेना मुश्किल होता है, तो वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में उनको जल्दी बेल मिल जाती है, तो वो चालाकी से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं थ्रू स्मॉलर लॉट्स कि इंटरमीडिएट क्वांटिटी में आए। तो लेकिन अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। सरकार के, गवर्नमेंट के थिंक टैंक भी अच्छा है, उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक पास किया जिसको लागू भी किया जा रहा है। हरियाणा में तो बहुत अच्छे से लागू किया जा रहा है, लीडिंग स्टेट इन इंडिया जिसमें इतना एक्शन लिया जा रहा है सबसे ज़्यादा। 100 से मोर देन 100 प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर हुए नामी ट्रैफिकर्स के खिलाफ, बहुत अच्छा प्रोविजन। आप देखें कि पिट एनडीपीएस में एक और है कि उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है जो इसके मुलजिम है। जी जी, प्रॉपर्टी जो मेन हमारा एनडीपीएस एक्ट है उसके चैप्टर 5 में 1985 को, उसके अंदर दिया हुआ है सारा डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स की किन किन जो इस नशे कारोबार में लिप्त हैं, कौन कौन व्यक्तियों की प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। उसमें बेसिकली 4 कैटेगरी होती हैं प्रॉपर्टी किन के अटैच और फॉरफिट हो सकती है, सीज फ्रीज। एक कैटेगरी तो है कि जिनको कन्विक्शन हुई है किसी ऐसे ऑफेंस में जिसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है इंडिया में, और ऐसे ही सिमिलर ऑफेंस में उन्हें बाहर, इंडिया के बाहर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉरेन में है, एनडीपीएस में सजा हुई, वो इंडियन सिटीजन है, तो वो भी फॉल करते हैं। तीसरी कैटेगरी है कि जिनको सजा तो नहीं हुई लेकिन उनके खिलाफ वो एनडीपीएस मुकदमे में ऐसी धारा में अरेस्ट हो गए या अरेस्ट वारंट निकल गया, ऑथराइजेशन ऑफ अरेस्ट निकल गई जिसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। चौथी कैटेगरी उसमें ये है कि इनमें किसी में फाल नहीं करता, लेकिन वो उसके खिलाफ एक पिट एनडीपीएस के तहत डिटेंशन ऑर्डर पास हो चुका है। तो जो आपका सवाल था सर, उसमें यह है कि पिट एनडीपीएस के ऑर्डर के बाद उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है, उसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। अगर पिट एनडीपीएस कहीं से रिवोक नहीं होता तो वो उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। अच्छा, ये जो कभी कभार यह शिकायत होती है कि पुलिस ने गलत फंसा दिया, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन है? पिट एनडीपीएस में तो प्रोटेक्शन ये है सर कि सिंस ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है विदाउट रेगुलर ट्रायल, तो इसमें चेक एंड बैलेंस बहुत होते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के हिसाब से जो भी चेक बैलेंस है उसमें एक तो प्रावधान ये है कि जहाँ भी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर होगा किसी एक्ट में, उसमें एडवाइजरी बोर्ड जरूर होगा जिसमें रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। वो डिटेनिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे वेदर देयर इज मतलब सफिशिएंट आधार है उस ऑर्डर को पास करने का या नहीं है। तो जैसे ही पिट एनडीपीएस में अगर कोई पुलिस करती भी है, पहली बात तो ऑर्डर ही डिटेनिंग अथॉरिटी पास करती है, पुलिस तो एक अपना प्रपोजल भेजती है। तो मेरा पूछने का मतलब ये था कि किसी इनोसेंट को इसमें ना फंसा दिया जाए तो क्या प्रोटेक्शन है?
इनोसेंट में तो सर पहले बात तो एक स्क्रीनिंग जरूरी है कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बना रखी है कि जिसमें चेक किया जाए कि इसके खिलाफ मुकदमे हैं, ये इन्वॉल्व है। क्वांटिटीज़ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये पहले आधार तो उसका कि उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उसी से क्लियर हो जाता है कि वो इनोसेंट तो नहीं है, उसके खिलाफ है। तो पुलिस के पास ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी मुकदमे, जिसके खिलाफ मुकदमा नहीं है उसका केस बना देगी। मतलब जो लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं लेकिन पुलिस को पूरा विश्वास है कोई इसी काम में लग रहा है, जी जी तो ज़्यादातर उसके खिलाफ बिल्कुल ये कार्रवाई की जाती उसी है। के खिलाफ ये कार्रवाई एक चीज़ बताएं कि जैसे कि कोई कहीं जा रहा हो और पुलिस झूठा उस पर मुकदमा ना डाल दे, तो इसके लिए क्या प्रोटेक्शन है एक आम आदमी को? एनडीपीएस एक्ट की बात कर रहे हैं सर। एनडीपीएस एक्ट में एक जो जियो के सामने अच्छा सर्च का जो वो मैं बताता हूँ सर, क्योंकि इसमें बड़े सख्त प्रावधान है, तो इसमें चेक्स भी बहुत लेजिस्लेशन ने लगाए हुए हैं। एक तो जब भी पुलिस को कोई सूचना मिलती है कि किसी के यहाँ रेड करनी है, किसी को चेक करना है, उन्हें सूचना मिले कि उन्हें अप टू इंस्पेक्टर रैंक तक तो ये है प्रावधान कि उन्हें सेक्शन 42 में वो सारी सूचना लिख के अपने सुपीरियर अफसर को देनी होगी, ताकि ये वो इस पावर का मिसयूज ना हो जो उन्हें सर्च और सीजर की पावर। अगर किसी को सूचना मिली कि किसी के पास ड्रग्स है तो जो उसका सुपरवाइजरी अफसर है, इंस्पेक्टर है, तो डीएसपी को जी जी लिख के इतला करेगा, लिख के इतला करेगा जी, कि मुझे इसके खिलाफ सूचना मिली और मैं ये कार्रवाई करने जा रहा हूँ, सर्च सीजर। लेकिन सोचे चांस इनकाउंटर है, उसमें नहीं है। जी, अगर आपको पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको रीज़न टू बिलीव नहीं, आपको शक नहीं है, आप किसी और पर्पज से किसी की तलाशी ले रहे हैं, वहाँ कोई रिकवरी हो जाती है, तो वहाँ 42 के धारा के इन्फॉर्म करने की सुपीरियर अफसर को ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही वो रिकवरी होती है, ये इंश्योर कर देना चाहिए कि वो कम से कम एएसआई एंड अबव हो, जो कॉम्पिटेंट है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो ऑफिसर वहाँ से टेक ओवर करे। मैंने चांस रिकवरी तो कहीं से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, लेकिन जितना जल्दी एएसआई या ऊपर का जो अधिकारी है वो उसको टेक ओवर कर ले। जैसे रिकवरी होती है चांस में सर, उसके बाद वो टेक ओवर कर ले। एक जैसा कि पुलिस कहती है कि जी अपनी जमात तलाशी के लिए आप किसी जियो के लिए कह सकते हो, तो वो प्रावधान क्या है? उसको हम जामा तलाशी ना कह के सर, वो ये तलाशी है कि जब भी आईओ को या पुलिस अधिकारी को, सक्षम पुलिस अधिकारी को, मैं कहूँगा सक्षम पुलिस अधिकारी को जो एएसआई एंड अबव है, जब किसी के ऊपर ये शक हो कि उसने अपनी पर्सनल बॉडी में कोई नशीला पदार्थ छुपा रखा है, और जब ये तब उसकी तलाशी लेने से पहले उसको, उस बंदे को एक बताना होगा कि आपका कानूनी अधिकार है, मुझे शक है कि आपके पास कोई प्रतिबंधित नशीला पदार्थ है आपकी बॉडी में, पर्सनल सर्च करनी चाहिए, जरूरत है मुझे। व्हीकल सर्च में जरूरत नहीं है, व्हीकल सर्च में जरूरत नहीं है सर। सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट सिर्फ पर्सनल सर्च के लिए है। वो भी बेसिकली एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि इनोसेंट ना फंसे, कि कुछ प्लांटिंग वगैरह ना हो, ताकि उसकी तलाशी किसी गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने करवाई जा सके। तो उसमें ये जरूरी हो जाता है कि उसको बताना कि आप ये ना कहें कि आप चाहें तो करवा सकते हैं। आईओ को ये कहना चाहिए कि अब ये आपका कानूनी अधिकार है कि अगर आप चाहें तो अपनी तलाशी किसी गजेटेड अधिकारी के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने करवा सकते हैं। और अगर जैसे वो ऑप्शन देता है कि मुझे करवानी है गजेटेड ऑफिसर के सामने, तो आईओ गजेटेड ऑफिसर को बुला के उनके सामने ही उनके निर्देशों अनुसार उसकी पर्सनल तलाशी। बट सारे गजेटेड ऑफिसर तो एम्पावर्ड नहीं है। नहीं, हरियाणा में जो नोटिफिकेशन है 1985 की एक्साइज एक्ट के परस्यूएंस में, सेक्शन 42 में, 50 में, 53 में, जो यहाँ सेक्शन 50 की बात हो रही है, सेक्शन 50 कहता है कि सिर्फ वही अधिकारी सक्षम है सेक्शन 50 के लिए जिनका वर्णन 42 में ऑथराइज जो किए हुए हैं। तो 42 में गवर्नमेंट ने 3 डिपार्टमेंट ऑथराइज किए हुए हैं, पुलिस, टैक्सेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इन 3 डिपार्टमेंट के, पुलिस के गजेटेड ऑफिसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के गजेटेड ऑफिसर और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के गजेटेड ऑफिसर, इन्हीं के सामने तलाशी, उनके शरीर की तलाशी हो सकती है। की तलाशी। व्हीकल में कोई जरूरत नहीं है सर। जी जी जी। व्हीकल की तलाशी के लिए सेक्शन 50 की कोई जरूरत नहीं है सर। एक जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जी सर, एनडीपीएस एक्ट के, तो उसके लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है?
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो पहले तो सब यही है कि उसको कोर्ट से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाए। पहले तो एफर्ट किए जा करे पुलिस, वो डॉक्यूमेंट करे वो एफर्ट कि हमने सफिशिएंट एफर्ट कर लिए, यहाँ गए, यहाँ रेड की, वो इकट्ठा करे। जहाँ भी आपने रेड की वहाँ की डीडीआर, आप गए नहीं, वो लगा के आप कोर्ट में लगाएंगे, वारंट जारी होगा, फिर वारंट के लिए आपने एफर्ट किए, फिर लास्टली कोर्ट उसकी प्रोक्लेमेशन करवाएगा और फिर वो प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर घोषित कर देगा। प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर से एक तो ये है कि ट्रायल डिले नहीं होगा, जो बाकी है उनका ट्रायल चलता रहेगा। जो गया सो गया, जो है उसके उसके तो है, वो तो कहीं पहुंचे। हाँ। दूसरा, जब वो पकड़ा जाएगा उस पर एनडीपीएस का तो चलेगा। प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर का अपने आप में एक अलग से ऑफेंस है, वो उसकी धारा बीएनएस में वो भी चलेगी। जैसे पहले आईपीसी में 174 थी, तो वो एक और एडेड मुकदमा हो जाएगा उसके खिलाफ। ये जो कन्विक्शन रेट के बारे में कहते हैं कि कई लोग छूट जाते हैं, तो उसमें क्या आईओ की तरफ से क्या ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे कि आईओ की गलती की वजह से एक्विटल ना हो? मेन बात, जैसे इसमें जो मैंडेटरी प्रोविज़न है, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 42 का नोटिस जरूर भेजना चाहिए। अनटिल अनलेस बहुत इमरजेंसी है कि आपके सामने ही किसी चीज़ की तलाशी लेनी पड़ गई है, किसी मकान की, दुकान की, अगर आप देरी करोगे तो रात का टाइम है, तब तक वो खुर्द-बुर्द हो जाएगी, तब तो आप बाद में भेज सकते हो। नहीं तो आपको पहले ही सर्च एंड सीजर से पहले 42 की सुपीरियर भेजनी चाहिए रिटर्न में। 42 में रिटर्न में किसको भेजना होता है? अपने सुपीरियर ऑफिसर को भेजना होता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास सूचना और मैं ये कार्रवाई। अगर एएसआई है तो एसएचओ को। हाँ जी सर, एसएचओ तो डीएसपी को भेजते हैं। जी सर। डीएसपी हो तो एसपी को। डीएसपी को जरूरत नहीं होती, गस्टर्ड एंड अब को जरूरत नहीं होगी इसमें भी। तो ये सिर्फ चेक है कि एक लेवल तक, इंस्पेक्टर रैंक तक की उनको ये जरूरी है सर। तो एक तो 42 का है। दूसरा, जब वो पर्सनल तलाशी लेते हैं तब वो 50 की कंप्लायंस पूरी करें। ज़्यादातर जो बरी होते हैं वो एक 50 की कंप्लायंस और 42 कंप्लायंस के बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो 50 की कंप्लायंस में एक तो ये है कि ज्वाइंट नोटिस ना दें, अगर दो मुलजिम है तो दोनों को अलग अलग नोटिस दें। अच्छा। दूसरा ये है कि आप ये अच्छा, जो 42 वाला है वो तो एक कॉमन इंफॉर्मेशन है। 50 में अगर दो हैं तो दोनों को अलग अलग नोटिस लिखित में नोटिस दें, क्योंकि कानून ये नहीं कहता कि लिखित में, लेकिन हमें कोर्ट में प्रूव करने के लिए तो रिकॉर्ड चाहिए जी। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में उसे लिखित जरूरी हो गया है। लेकिन अब तो नए कानून में वीडियो रिकॉर्डिंग होता है सीन ऑफ क्राइम का। हाँ, क्या वहाँ भी लिखित देना जरूरी है? वैसे तो कानून ऐसे जजमेंट हैं कि आप ओरली, अगर आप साबित कर सकते हो कि आपने उसको ऑप्शन दिया था ओरली, तो जरूरत नहीं है। बट सिंस इट इज़ बेटर टू गिव इन राइटिंग, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि वो रिटर्न में ही दें और हर इंडिविजुअल को अलग अलग दें। एक ख्याल तो ये रखें। दूसरा, उसमें ये कई बार ये होता है कि सिर्फ इतना लिख देते हैं कि आप चाहें तो, हमें शक है आपके पास कुछ नशीला पदार्थ आपके बॉडी में आपने छुपा के रखा हुआ है अपने क्लोथिंग्स में, या और आप चाहें तो अपने तलाशी उच्च अधिकारी या मजिस्ट्रेट नहीं, उसको उसमें ये शब्द जरूर लिखने हैं कि कानूनी अधिकार है ये आपका कानूनी अधिकार है। हाँ, अगर वो शब्द नहीं लिखेंगे तो वो डिफेक्टिव नोटिस माना जाता है, उस पर भी बरी हो जाते हैं। अगर ज्वाइंट नोटिस दिया उस पर भी बरी हो जाएंगे। और अगर ये भी इंश्योर करना है कि जिस भाषा में आप नोटिस दे रहे हैं वो उसको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपने उसको उस भाषा में, उसको जिस भाषा वो समझता है उसमें समझाया कि नहीं समझाया। आप भाषा दूसरी में दे सकते हैं लेकिन लिखित में, लेकिन वर्बली आपने उसको समझाया जिस भाषा को वो समझता है उसमें, या नहीं। अगर वो बहरा हो तो कैसे समझाए? तो आपको फिर इंटरप्रेटर मंगाना पड़ेगा साइन लैंग्वेज वाला सर। ऐसे अगर कोई नाइजीरियन आ गया, फॉरेनर आ गया, तो आपको इंटरप्रेटर उसके लिए बुलाना पड़ेगा कि ये बात जो नोटिस में आप कहना चाहते हैं उसको समझाए जाए, फिर वो तभी तो उसका आंसर आएगा कि वेदर ही इज एक्सरसाइजिंग इज लीगल राइट और नॉट। हमने ये अपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। कोई नाइजीरियन बोले मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, आप मेरी भाषा में बात करो, फिर तो आइए उलझ गया। हमें वहाँ सर उसको राइट बताना है। अगर उसकी पर्सनल तलाशी लेनी है, अगर उससे किसी व्हीकल से ले रहे हैं फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसकी पर्सनल तलाशी ले रहे हैं वो ये क्लेम, लेकिन उसका भी एक, अगर हम साबित कर दें कि वो यहाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़ने आया हुआ है और पढ़ रहा है, तब उसका डिफेंस शायद ना चले। लेकिन अगर वो पढ़ भी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो क्लेम कर ले कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है, तो उस स्थिति में, वहाँ स्थिति में फिर इंटरप्रेटर
एक हो जो ये कहे कि मैंने ये बात इसको इसी की भाषा में समझा दिया और इसने ये एक्सरसाइज किया, वो अपना ये एंडोर्समेंट हो जाए उस 50 के नोटिस पे ही और उस रिप्लाई पे ही इंटरप्रेटर के साइन के साथ। नहीं सर, ये भी तो हो सकता है कि उसके मोबाइल कब्जे में लेके अगर उसमें अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, हाँ वो सबूत है, तो एज एन तो एविडेंस यूज कर सकते सबूत हैं। एविडेंस यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम साबित कर दें एविडेंस से कि ये इसको आती है इंग्लिश, तब फिर ये डिफेक्टिव, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी वजह से तकनीकी या कानूनी खामी की वजह से बरी के मामले, बरी के मामले एक तो दो तो मैंने ये 50 के बताए कि ये 50 की 3-4 चीज़ें हैं कि भी ज्वाइंट ना हो और उसी भाषा में उसे समझाया जाए और कानूनी अधिकार शब्द उसमें लिखा जाए। 42 का हो गया। तीसरा है काउंटर, जो सीलिंग प्रोसेस है, जो सीजर के बाद प्रॉपर सीजर प्रॉपर सीलिंग हो, जिससे कि चेन ऑफ लिंक एविडेंस बनी रहे। अगर आप प्रॉपर सीलिंग नहीं कर रहे हैं उसकी, और डिफेंस उस पार्सल को या उस चीज़ को साबित कर दे कि इससे टेम्परिंग हुई हुई है, तो एक तो सीलिंग प्रॉपर करनी है। दूसरा, इसी सीलिंग जो सील लगाते हैं इस बात पे और टाइम के बाद पे कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं रिकवरी विटनेस आईओ और जीओ के बयान में। अच्छा, कैसे? डिफेंस काउंसिल जब बात पूछता है कि ये कितने बजे आपने रिकवरी की, कितने बजे आपने ये किया, तो उनके टाइमिंग है घंटा 2 घंटे की तो कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार सुबह शाम की डिफरेंस आ जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन, कि सुबह के टाइम करी थी रिकवरी, शाम को करी थी। एक विटनेस बोलेगा कि सुबह करी पकड़ा था, एक बोलेगा कि शाम को पकड़ा था, वहाँ दिक्कत आती है। लेकिन आज इस समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि जो BNSS में अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, जैसे सर आपने कहा, उससे अब उसका टाइमिंग और सारी चीज़ आ जाएगी, जो एक ऑथेंटिक प्रूफ है। इवन विटनेस की मेमोरी अगर नहीं भी बता पा रही तो भी हमारे लिए कोई ज़्यादा दिक्कत अब आएगी नहीं। वो क्रॉस एग्जामिनेशन का विषय ही नहीं है। हाँ, अगर वीडियो है, हाँ, वो तो ऑब्वियस हो गया कि अब हमें वो आसान हो गया कि हम की विटनेस ने मेमोरी की वजह से वो हो गया। दूसरा, मोर ऑथेंटिसिटी होगी। वो डिफेंस काउंसिल पहले क्या करते थे कि आपकी पुलिस ऑफिशियल जो रिकवरी विटनेस है उनकी प्रेजेंस को ही जुटला देते कि आप वहाँ थे नहीं। अब तो वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखेगा वो थे। तो चलिए, तो बड़ा अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया कि जो प्रोसीडरल ग्राउंड पर जो छूट जाते थे तो उसकी संभावना अब कम हो गई, काफ़ी कम होगी वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद। और साथ साथ जो कहते हैं ड्रग प्लांट किया जाता है, हाँ, तो उसकी संभावना उसकी संभावना भी काफ़ी कम होगी सर। बहुत अच्छा ये जो इंट्रोड्यूस किया है, बहुत अच्छा प्रोविजन। एक ये बताएं कि जो प्रॉपर्टी सीजर करनी हो किसी मुलजिम की, उसका क्या प्रोसीडियर है? पहले तो हमें ये जानना है कि सर, जो मैंने बताया था कि 4 तरह के लोग हैं, वो जो आपको बताया कि जिन 10 साल सजा हो चुकी है ऐसे केस में जिसमें 10 साल तक का प्रावधान है सजा का, या जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट हो गया NDPS के ऐसे ऑफेंस में जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, या जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर पास हो गया। तो ये पर्सन लेने के बाद सबसे पहले तो IO या SHO, इसमें SHOs को पावर है सीज फ्रीज ऑर्डर के, लेकिन उनके बिहाफ पे IO कर सकता है। सबसे पहले तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए वो पर्सन जिस पे ये प्रोविजन लागू होता है, वो इन कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद उसे लिस्ट बनानी चाहिए उसके रिलेटिव्स की, दोस्तों की भी। हाँ, दोस्तों, एसोसिएट्स की। 2 वर्ड इसमें यूज किए गए हैं, रिलेटिव और एसोसिएट्स। रिलेटिव्स की पूरी लिस्ट दी हुई है एक्ट में ही, सेक्शन 68A सबसेक्शन 2 में। फॉर एग्जाम्पल, जिस पर्सन को आपने 0 इन किया है, पॉइंट आउट किया है, जिसको सजा हुई है, जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है 10 साल की सजा वाला, वो और उसकी वाइफ एक पार्ट ये ले लें, उसके माँ बाप, उनके स्पाउस, उसके ब्रदर, उनके स्पाउस, पूरा उस सेक्शन में लिस्ट बना हुआ है सर, तो जो कि परिवार की श्रेणी में आता है। और जो एसोसिएट का भी लिखा हुआ है, जो उसमें 4-5 कैटेगरी दी हुई हैं। जो आपके रेजिडेंस में रहता है उसको भी एसोसिएट मान लिया जाएगा, आपके साथ ही रहता है, जिसमें नौकर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, जो आपके अफेयर्स देखता है, आपके बिजनेस के, आपके अकाउंट्स रखता है, आप किसी कंपनी ऑन करते हैं जिसमें डायरेक्टर हैं और भी दूसरे डायरेक्टर हैं, वो भी आ जाते हैं एसोसिएट में, उनकी संपत्तियों की भी जांच हो सकती है। मैंने क्यों इतनी दूर तक क्यों जाते हैं?
ये इसलिए बनाया गया है कि जो ये काम करते हैं ना वो बहुत चालाक लोग होते हैं, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी बहुत कम रखेंगे, वो उसको अपने रिलेटिव एसोसिएट के नाम से रखेंगे ताकि वो पकड़ में ना आए। नहीं, फिर साबित कैसे करेंगे कि ये उसका, इनकी प्रॉपर्टी उनके पास है? हाँ, उसके लिए साबित सबसे पहले तो जो सब फर्स्ट स्टेप है प्रॉपर्टी अटैचमेंट में कि पहले उसके रिलेटिव्स और ये सब की लिस्ट बनाई, फिर उनकी प्रॉपर्टीज देखी, फिर जहाँ तक रिलेटिव्स का सवाल है और सभी का सवाल है, आइए उसको पहले उनकी इनकम के सोर्स देखने चाहिए कि लीगल इनकम क्या है उनकी। अगर ITR भर रहा है, एक तरफ तो BPL कार्ड बना रखा है, दूसरी तरफ संपत्ति है जिससे पहले ही साबित हो जाएगा कि इसकी इनकम नहीं है। ITR आप 3 लाख की भर रखे हो, संपत्ति आप 1 करोड़ की खरीद रहे हो। यहाँ जहाँ आप अकाउंट नहीं कर सकते उस संपत्ति को हम टेंटेड प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन कोई कहे ठीक है उसकी नहीं है, पर इसका क्या जवाब बनेगा? इसमें जवाब यही है कि यही इसमें सख्त प्रावधान इसलिए इसे कहते हैं कि अगर आप लिंक हैं मेन अक्यूज से और आप अपनी प्रॉपर्टी को अकाउंट नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट उसमें क्या है कि ओनस आपके ऊपर है। हम उसे सीज फ्रीज पुलिस कर सकती है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको फॉरफिट की प्रोसीडिंग कर सकती है। ओनस उस बंदे के ऊपर है, वो साबित करे कि नहीं मेरे पास इतनी इनकम थी, अपनी इनकम थी। अगर वो साबित नहीं कर पाया तो ये फॉरफिट हो जाएगा। तो पुलिस को जैसे कि ए के पास से, जी सर, वो NDPS का मुलजिम है और उसके पास जो प्रॉपर्टी है सो है, बट उसका कोई एसोसिएट है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है जी सर, उसका कोई सोर्स वो नहीं बता पा रहा है, जी सर, तो उस केस में हम प्रिज्यूम करेंगे कि ये उसी का पैसा पार्क किए बैठा है। बिल्कुल सर, यही इसीलिए बनाया गया ये प्रावधान। तो ये साबित करने को किसको साबित करना है कि प्रॉपर्टी मतलब ड्रग की कमाई है या नहीं है? ये साबित ओनस उसके ऊपर है। तो बड़ा सख्त कानून बड़ा सख्त कानून है जी 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 और बहुत बड़ा दायरा है। जी रिलेटिव्स का और एसोसिएट का बहुत बड़ा दायरा है। जी जी। तो ये SHO को कैसे करना चाहिए, प्रक्रिया क्या है इसकी? मैंने जैसे बताया कि इसमें काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ता है, तो उसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा कि जीरो इन करके कि ये क्यूज है पहले तो हमने कर लिया जिस पे ये धारा लागू होती है प्रॉपर्टी अटैचमेंट वाली, फिर उसकी लिस्ट बनाएं उसके रिलेटिव्स की, एसोसिएट्स की, फिर हर इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके लिए टेक्नोलॉजिकल टूल्स के जरिए भी जांच के आधार लिंक जो चीज़ें हैं उनसे पता लग सकता है। आजकल तो प्रॉपर्टी आईडी है, जैसे हरियाणा में पता लग जाता है इसके नाम क्या है, हर इंडिविजुअल के उसके रिलेटिव्स के नाम क्या क्या है प्रॉपर्टीज। नेट ग्रेड में तो पूरा है। हाँ, और आप पुलिस के पास, और आजकल तो टेक्निकल काफ़ी एडवांसमेंट होगी, तो मैनुअल उससे भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग से भी, सोसाइटी के आसपास के लोगों से भी, और प्लस ये टेक्नोलॉजी टूल के जरिए, प्लस गवर्नमेंट ऑफिस से, तो ये सारी जानकारी टाइम कंज्यूम जरूर है, लेकिन पता लग जाता है कि उसके या उसके रिलेटिव्स के नाम कितनी संपत्ति है, और ये भी पता लग जाता है कि उनकी इनकम क्या है। इफ देयर इज ए लार्ज मिसमैच, दैट प्रॉपर्टी को नोट करता जाए, उसकी भी और उसके रिलेटिव्स की। जी, उसके बाद फिर वो सीज और फ्रीज ऑर्डर पास करता है। प्रॉपर्टी विच इज कैन बी सीज, उसको सीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। अगर जैसे अकाउंट है तो उसको हम फिजिकली सीज नहीं कर सकते, उसके लिए फ्रीजिंग ऑर्डर कह देते हैं। बेसिकली वो सीज और फ्रीज एक ही है, उसमें उसे वर्णन देना पड़ेगा। SHO साहब की तरफ से ही पास होगा वो। SHO इज ऑथराइज टू पास सीज और फ्रीज ऑर्डर। पुलिस जहाँ तक सवाल है उसमें पूरा कि इसके खिलाफ ये मुकदमा है, इसलिए इस पर ये एप्लीकेबल है धारा प्रॉपर्टी अटैचमेंट वाली, इसके नाम ये प्रॉपर्टी है, उसके कागज भी लगाएंगे उसके साथ जो उन्होंने इकट्ठा किए होंगे। जहाँ भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, लैंड की है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से फर्द लगेगी, अगर हुड्डा में प्लाट हो तो हुड्डा का अलॉटमेंट लेटर लग जाएगा, ऐसे उसके प्रूफ भी लग जाएंगे। हवा में नहीं लगा सकते, हमें कुछ ना कुछ प्रूफ लगाना पड़ेगा। ये इनके रिलेटिव के नाम है, ऐसे रिलेटेड हैं, ये रिलेशन है इनका, और इसके रिलेशन के पास ये प्रॉपर्टी है, और इनकी इनकम मेरी असेसमेंट में उतनी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी है। जी, तो ये जो सीजर ऑर्डर SHO अपने लेवल से पास कर सकता है। जी सर। फिर ये जो ट्रिब्यूनल और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ये कौन है? ऐसा है सर,
ये सीजर ऑर्डर ये है कि हम उसको रिस्ट्रेन कर देते हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो उसको एलिनेट नहीं कर पाएगा, मतलब वो स्टेटस को। वो रजिस्ट्री क्लर्क वगैरह को भेज देते हैं रजिस्ट्रार। हम जैसे ऑर्डर पास करेंगे उसकी सबसे पहले तो हमें कॉपी उसको देनी है जिसकी प्रॉपर्टी अटैच करी है, उस इंडिविजुअल को, जिसमें अक्यूज भी आएगा, उसके रिलेटिव भी करते हैं, उसके रिलेटिव को आएगा, एक कॉपी तो उनको देनी होती है सबसे। लेकिन उससे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि सीज फ्रीज ऑर्डर विद इन 48 आवर्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस एक्ट में बनाई हुई 4 जोन के लिए अलग अलग, नॉर्थ जोन हमारा कवर करता है, दिल्ली में बैठते हैं, तो हमें उस कॉम्पिटेंट वो एवरी सीजिंग फ्रीजिंग ऑर्डर शुड रीच विद इन 48 आवर्स टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा, अगर वो लेट हो गया तो वो वहीं खत्म हो जाएगा, पहली कंडीशन। हमने जो सीजर ऑर्डर एसएचओ ने इशू किया जी सर, तो 48 आवर के अंदर ई ट्रिब्यूनल पोर्टल पर वो उसको अपलोड कर दे अपलोड कर दिया, फिजिकल में वहाँ पहुँचा या फिर फिजिकली पहुंचा दे। जी सर, उसका टाइम लैप्स हो जाएगा 24 हाँ 48 के घंटे बाद, तो उसी ग्राउंड पे वो कंफर्म नहीं होगा फिर वो बेसिकली कि जैसे 24 घंटे के अंदर आदमी की गिरफ्तारी जो है हाँ जी सर, तो उसको जज के सामने प्रोड्यूस करना है। ऐसे ही अगर आपने एनडीपीएस एक्ट में सीजर किया है तो इस बात की इतला जो है 48 घंटे के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को होनी चाहिए। दूसरा इसमें ये है कि उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? उसके बाद की प्रक्रिया में ये है सर, जो एसएचओ द्वारा सीज फ्रीज ऑर्डर पास किया हुआ है, अब जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास चला गया तो 30 दिन का टाइम है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके कागजात देख के, आपके रीज़न टू बिलीव देख के, जो आपने ऑर्डर पास किया है उसे जस्टिफाई लगता है ये ऑर्डर, तो वो उसको कंफर्म कर देंगे। कि रीजन टू बिलीव आपने कहा ये क्या है? रीज़न टू बिलीव यही चीज़ है जो मैं पहले कह रहा था कि जब एसएचओ साहब ये लिखते हैं कि भी मैंने जांच करी है, ये प्रॉपर्टी इसके नाम पाई गई है और मैंने जांच करी है इसकी आय के साधन इतने नहीं है, जिससे मैं बिलीव करता हूँ कि ये उससे लिंक्ड भी है उस ट्रैफिकर से, या ये खुद ट्रैफिकिंग करता है, इनसे ये प्रतीत होता है, ये साबित होता है कि इन्होंने ये जो संपत्तियाँ बनाई हैं वो गैरकानूनी तरीके से नशे के कारोबार से बनाई हैं। ये रीज़न टू बिलीव है बेसिकली, जहाँ वो उसे अब बिलीव करता है कि इसने ये प्रॉपर्टियाँ गलत ये देखिए बहुत बड़ी शक्ति है। जी सर, क्योंकि आपको साबित नहीं करना है, बस आपको लगता है इतने में ही। तो फिर ये तो बड़ा घाटे का सौदा हुआ ना जी, कि आपने इतना रिस्क लिया, ड्रग्स लाया, बेचा, पैसे इकट्ठे किए, और जब वो इकट्ठा हो गया तो पुलिस आपको एक झटके में उसको सीज कर सकती है, जस्ट कि उसको लगता है कि ये ड्रग की कमाई है। तो आपकी जो और भी कमाई है वो भी इज्जत में आ जाती है। बिल्कुल, ये सोचना चाहिए जो इस धंधे में इन्वॉल्व हैं कि आप सालों साल लग रहे हैं, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आपने संपत्ति तो बना ली चोरी छुपे, लेकिन वो कभी भी एक झटके में सारी खत्म हो सकती है। ये सबक लेना चाहिए उन लोगों को जो इसमें आने की कोशिश कर रहे हैं या जो अभी नए नए गए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आप इसमें एक दिन ऐसा आएगा आपकी सारी जो आपने गैर कानूनी कमाई है वो खत्म हो सकती है। जेल तो जाएंगे, जेल तो जाएंगे, रेगुलर जो है वो सजा वो तो होगी ही। अब देखें कि पिछले 5 साल में 18,000 से ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। जी सर, 30,000 से ऊपर जेल गए हुए हैं, बिल्कुल गए हैं सर। और 4,000 से ऊपर जो है कमर्शियल क्वांटिटी के मुलजिम हैं। तो इस एंगल से देखें तो 8,000 साल का जेल जो है उन 4,000 को मिल चुका, जबकि भी दोष भी साबित नहीं हुआ, अभी अंडर ट्रायल ही है। तो ये बड़ा ज़रूरी है लोगों को समझना है कि जो आप अगर इस काम में हैं तो कोई वो बहुत मज़े वाली बात नहीं है, बहुत बुद्धि वाली बात नहीं है, क्योंकि देर सवेर कानून ने आपको पकड़ ही लेना है। और उसके बाद अगर आप कमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़े गए तो 2 साल की जेल पक्की है। अगर आप चतुराई करके स्मॉल और इंटरमीडिएट में भी चल रहे हैं तो 1-2 राउंड लगाते लगाते फिर एनडीपीएस में पकड़े जाएंगे, उसमें फिर आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। तो आपका नाम भी खराब हुआ और आपका ये जो गोरख धंधा भी चौपट हो गया। तो ये तो मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो आपका डीए साहब, आपने काफ़ी तफसील से ये बात बताई और आपने जैसे कि बहुत ही स्पष्ट लहजे में कहा कि सरकार ने जो नशे के व्यापारी हैं उनके खिलाफ एक तरह से पुलिस को खुली छूट दे रखी है, और अगर ये कोई प्रोसीडरल मिस्टेक ना करें तो बहुत चांस है कि पकड़े जाने पर सज़ा भी होगी।
अच्छा, आपने ऐसा कहा है कि भाई आप 42 के नोटिस अपने सुपरवाइजरी अफसर को दें, फिर जो मौके पर आदमी उसको ज़रूर कहें कि आपका अधिकार है किसी जियो के प्रेजेंस में आपका मतलब सर्च हो, तो वो हम हर इंडिविजुअल को बोलें। और तीसरा, जब प्रॉपर्टी सीजर हम करते हैं तो विथिन 48 आवर कंपिटेंट अथॉरिटी को नोटिफाई कर दें। तो ये जो प्रोसीडरल चीज़ें हैं जिसका लाभ एक मुलजिम को मिल सकता है, तो अगर वो उन्होंने नहीं किया तो फिर आपका जो प्रॉपर्टी है और आपका जो ड्रग है, ये दोनों मटेरियल एविडेंस है, ये दोनों ही आपको सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल सर। और मैं तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि पिछले कुछ सालों में हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और हरियाणा पुलिस ने, डीजीपी हरियाणा और आप सर जो जब की कमान में बहुत कितना पिट एनडीपीएस में हमने अचीव किया है, जिसको पूरे देश में कहीं पैरेलल नहीं है। अभी नया फोकस प्रॉपर्टी अटैचमेंट में आपकी तरफ से बहुत अच्छा चल रहा है, जिसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स उसमें मेन पावर थोड़ा सा डिवोट करने की और ज़्यादा जैसे होगी, आई एम श्योर, जैसे आपने पहले सारे लक्ष्य आपने बताया, इतने केस रजिस्टर हुए हैं, इतने केस कमर्शियल क्वांटिटी के लगातार रजिस्टर हो रहे हैं, स्टेट पुलिस भी कर रही है और एनसीबी अलग से अपना फोकस कर रही है लार्जर क्वांटिटी पे और नंबर ऑफ टॉप टू बॉटम की कहाँ से आ रहा है। बहुत काम हो रहा है, सरकार इस पे हर सपोर्ट के फुल सपोर्ट दे रही है, हर एंगल से इसको फाइट किया जा रहा है। बहुत मुझे बड़ा लगता है कि बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं, आपकी बात सच जरूर व्यूअर इस बात को तवज्जो देंगे कि कानूनी प्रशिक्षण भी, कानूनी प्रक्रिया को पुख्ता करके भी, और जो नर्को डॉग्स, वो बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो डीए साहब, आपका आने का बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, स्टे सेफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कुछ इस टॉपिक पे बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच।